हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है एम, जो आई थी 1931 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं बर्लिन में, जहां कुछ बच्चे एक बिल्डिंग के नीचे एक गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें वो एक हत्यारे के ऊपर लिखा एक मनहूस गाना गा रहे होते हैं। ये सुनकर एक औरत उन बच्चों से बोलती कि ये गाना दोबारा मत गाना। फिर हम एक दूसरी औरत को देखते हैं, जो टाइम को देखकर खाना जल्दी जल्दी बना रही होती है, क्योंकि उसकी छोटी सी लड़की जिसका नाम एलसी होता है वो स्कूल से आने वाली होती है। अब हम एलसी को देखते हैं, जो स्कूल से घर आ रही होती है एक बॉल के संग खेलती हुई। तभी एक खंबे पर एक पोस्टर लगा होता है, जिसमें उसी हत्यारे के बारे में होता है, जिसके ऊपर $10,000 का इनाम था। इस सीरियल किलर ने कई बच्चों का शिकार किया था, जिसका गाना वो बच्चे गा रहे थे। तभी हम एक आदमी की परछाई को देखते हैं, जो एलसी से बोलता कि तुम्हारा क्या नाम है, और उसे एक अंधे आदमी से एक गुब्बारा उसे दिलवाता है। साथ में वो माउंटेन किंग वाली सीटी भी लगातार मुंह से बजा रहा होता है। फिर वो आदमी एलसी को अपने साथ ले जाता है, जबकि एलसी की माँ बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। वो एलसी के बारे में स्कूल के बच्चों से पूछ रही थी, मगर एलसी को किसी ने नहीं देखा। एक जगह हम एलसी की बॉल को देखते हैं, जबकि उसके गुब्बारा टेलीफोन लाइन में फंसा हुआ होता है। फिर अगली सुबह सब जगह ये खबर फैल जाती कि छोटी बच्ची एलसी को वही हत्यारा ले गया। फिर हम उस आदमी को देखते हैं, जो वही हत्यारा होता है, और उसका नाम बेकट होता है, जो कि एक नोट न्यूज़पेपर वालों को लिखता कि मेरा ये लेख अखबार में छापे, जिसमें लिखा होता कि मैंने ही सारी हत्याएं की हैं और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। और अगली सुबह ये खबर सारे लोगों तक पहुंच जाती है। अब वाकई में सब लोग डर चुके होते हैं, उन्हें अपने बच्चों की बेहद फिक्र होती है। ऐसे माहौल में एक छोटी बच्ची एक बूढ़े आदमी से टाइम पूछती है, मगर उसी वक्त दो औरतें उसे देख लेती हैं। अब सबके दिमाग में बस यही होता है कि कहीं ये वही हत्यारा तो नहीं है। धोखे में उस बूढ़े आदमी को पब्लिक पकड़ लेती है, जबकि दूसरी तरफ एक जेब कतरे को पुलिस वाले ले जा रहे होते हैं। जेब कतरा बोलता कि मेरे बदले तुम उस हत्यारे को क्यों नहीं पकड़ते। अब हम पुलिस के बड़े अधिकारी सचिव को देखते हैं, जो बेकट के नोट को अच्छी तरह से पढ़ रहा होता है। उसके बाद वो कमिश्नर को फोन करके सारे पुलिस वालों को इसी काम पर लगा देता है। फिर बेकट के नोट के फिंगरप्रिंट की जांच होती है, मगर उस नोट के ऊपर कई लोगों के फिंगरप्रिंट होते हैं, मगर पुलिस के लोग 24 घंटे से काम पर होते हैं। अब वो हर किसी से पूछताछ करते हैं। शहर में जितने सराय घर होते हैं वहां जाकर हर किसी की आईडी चेक करते हैं, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पर भी। और रात के वक्त छापेमारी करते हैं, जिससे वो एक जगह कई औरतें और आदमी को पकड़ते हैं। मगर वो सब कह रहे होते कि उस हत्यारे की जगह हमें क्यों पकड़ लिया। पुलिस वाले बोलते हमें सबकी आईडी चेक करनी है, और फिर सिलसिला शुरू हो जाता। मगर कुछ लोगों के पास आईडी नहीं होती। इस बार कमान संभाली थी लोहमैन इंस्पेक्टर ने, क्योंकि वो कुछ ज्यादा तेज था, मगर कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद वो हर मेंटल हॉस्पिटल की जांच करते कि कोई यहाँ से तो नहीं भागा, क्योंकि ये काम एक सन की पागल ही कर सकता था। पुलिस वालों की छापेमारी से कुछ गैर कानूनी वालों की नींदें जरूर हराम हो चुकी थी, और इन सब का जिम्मेदार बेकट होता है। अब हम एक अपराधी की टीम को देखते हैं, जिनका लीडर डैर होता और बोलता कि उस हत्यारे की वजह से हमारे सारे गैर कानूनी काम बंद हो चुके हैं, इस तरह से तो हम भूखे मर जाएंगे। फिर वो फ्रांस नाम के आदमी के संग एक प्लान बनाता है, और बोलता उस हत्यारे को हम पुलिस वालों से पहले मारेंगे। और इस काम के लिए वो शहर के सारे भिखारी को लगा देते हैं, क्योंकि ये लोग शायद जल्दी पता लगा देंगे, और उन सबका एरिया फिक्स कर दिया जाता है कि कौन कहाँ ड्यूटी देगा। उधर पुलिस के अधिकारी ने भी एक मीटिंग रखी थी बेकट के लिए, मगर उस मीटिंग का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि वो सब आपस में झगड़ा करते हैं। ये देखकर लोहमैन वहां से चला जाता है। अब वो खुद ही पता लगाएगा। उसने इतना तो पता लगा लिया था कि बेकट के नोट को देखकर कि लकड़ी के पुराने मेज पर लाल पेंसिल से लिखा है, क्योंकि लकड़ी की दरारें पेंसिल के साथ कागज में छप गई थी। फिर एक पुलिस वाला लोमैन के पास मानसिक रोगियों की फाइल लेकर आता है, जिन्हें ठीक होने के बाद रिहा कर दिया गया था, और उनके नाम के साथ एड्रेस भी। उसके बाद लोमैन सबको काम पे लगा देता है। उनके यहाँ जाओ और कोई पुरानी लकड़ी की मेज जरूर देखना, क्योंकि वो लेटर पुरानी मेज की दरारों पर लिखा गया था। अब हम एक जगह बेकट को देखते हैं, जिसकी नजर एक छोटी लड़की पर होती है, मगर तभी उसकी माँ आ जाती है, जिससे बेकट का खेल बिगड़ जाता है। उसके बाद वो किसी और बच्ची के चक्कर में रहता है। फिर हम उसी अंधे आदमी को देखते हैं, जो गुब्बारे बेचा करता है, और उसके कानों में वही सीटी की आवाज आने लगती है, जैसे उस दिन एलसी को गुब्बारे दिलाने जो आदमी उसके साथ आया था।
वो भी यही सीटी की धुन बजा रहा था। वो उसका पीछा करता है, तभी अंधे आदमी को एक लड़का रोकता और पूछता क्या बात है, और वो उसे सीटी बजाने वाले आदमी के बारे में बोलता है। वो यहीं कहीं आसपास है जो उस दिन एल्सी को अपने साथ ले गया था। ये सुनकर वो लड़का बेकट का पीछा करता है। बेकट के साथ एक छोटी लड़की होती है जिसे वो चीज दिला रहा होता है। ये देखकर लड़का रुक जाता है। उसके बाद वो लड़का चौक से अपने हाथ पर एम लिखता है और बेकट के पीछे छाप देता है। बेकट से बोलता है संतरे के छिलके सड़क पर मत फेंको। यह कहकर वो आगे निकल जाता है, मगर बेकट के कोट के पीछे अब एम लिखा होता है, यानी मर्डरर। उधर हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो घरों की छानबीन करता हुआ बेकट के घर आ जाता है, जहां वो एक किराए के कमरे में रहता है और वहां एक लकड़ी की पुरानी मेज को ढूंढता है। उसे एक खिड़की से लगी हुई एक पुरानी मेज मिल जाती है और वो लॉमैन को बुला लेता है। अच्छी तरह से चेक करने पर उन्हें वहां लाल पेंसिल की नोक के टुकड़े भी मिल जाते हैं, जिससे उनका शक यकीन में बदल जाता है। अब सिर्फ बेकट के आने का इंतजार करने लग जाते हैं वो लोग। अब चलते हैं बेकट की ओर जो उसी छोटी लड़की के साथ होता है, जबकि उसके पीछे अब डेर के लोग लग जाते हैं। मगर बेकट के पीछे जो एम छपा होता है उसके बारे में वो लड़की बेकट को बता देती है। जब बेकट ये देखता तो उसे शक हो जाता कि वो फंस गया है और वो वहां से भागता है, मगर डेर के लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। मगर मौका पाते ही बेकट एक दफ्तर की बिल्डिंग में घुस जाता है, उस वक्त जब दफ्तर के लोगों की छुट्टी हो चुकी होती है और डेर के लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर वो डेर को बताते कि वो बिल्डिंग के अंदर छुप गया है क्योंकि वो भीड़ के संग बाहर नहीं निकला। फिर हम बिल्डिंग के उस गार्ड को देखते जो खुले दरवाजे को देखता है, जो कि स्टोर रूम का होता है। इसी के अंदर बेकट छुपा होता है। चेक करने के बाद वो गार्ड बाहर से दरवाजे को लॉक कर देता है, जिससे बेकट अब अंदर फंस जाता है। रात को 11 बजे डेर के आदमी पुलिस की वर्दी में गार्ड से गेट को खुलवाते हैं, जिससे डेर की टीम उस बिल्डिंग में घुस जाती है, जिससे वो बेकट को ढूंढ सके। उसके बाद वो बिल्डिंग के गार्ड को बांध देते हैं, मगर बिल्डिंग में 2 गार्ड और होते हैं, उन्हें भी वो लोग पकड़कर बांध देते हैं। एमिल नाम का शख्स उन लोगों को एक घड़ी दिखाता है, बोलता है कि ये कोई मामूली घड़ी नहीं है बल्कि ये एक तरह का अलार्म है जो कि नजदीकी पुलिस चौकी से जुड़ा होता है। इसमें हर 15 मिनट में चाबी भरनी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं करा तो अलार्म सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा और ऐसी घड़ी हर बिल्डिंग के मंजिल पर है और इसकी जिम्मेदारी एक लड़के को दे दी जाती है। डेर की पूरी टीम अपने औजारों की मदद से बेकट को ढूंढ रही होती है। इस वजह से उन्होंने पूरी बिल्डिंग में छेद कर दिए होते हैं, जबकि फ्रांस बेसमेंट में जाने के लिए रास्ता बना रहा होता है। उधर हम बेकट को देखते हैं जो लॉक खोलने की कोशिश कर रहा होता अपने चाकू से, मगर उसका चाकू टूट जाता है, जिससे वो झिल्लाता है। फिर वो एक कील मोड़ता है जिससे शायद लॉक खुल जाए, मगर उसकी खटखट की आवाज वो लड़का सुन लेता है। वो ये बात सीधा आकर लीडर को बोलता है और अब वहाँ सारे लोग पहुंच जाते हैं और लोग खोलते हैं। ये देखकर बेकट लाइट बंद करके फिर से अपनी जगह छिप जाता है। वो लोग अंदर आके उसे ढूंढने लगते हैं, मगर एक गार्ड अलार्म बजा देता है। ये बात सबको पता चल जाती है। उनके पास अब 5 मिनट होते हैं यहाँ से भागने को, मगर लास्ट मिनट में वो बेकट को ढूंढ लेते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस वालों को वहाँ बेसमेंट में फ्रांस मिलता है क्योंकि उसे कुछ नहीं पता था कि ऊपर क्या हुआ। उसे पुलिस स्टेशन ले आते हैं, मगर वो कुछ नहीं बोलता। इस पर पुलिस वाले लोहमैन को कॉल करते हैं, जो कि वहीं बैठा होता बेकट के इंतजार में। ये सुनकर लोहमैन फ्रांस से मिलता और उससे बोलता कि तुम उस बिल्डिंग में क्यों गए थे। तुम्हारा मकसद लूटपाट का तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वहाँ तिजोरी से कोई भी पैसा गायब नहीं हुआ था। अब अगर तुमने नहीं बताया तो सारी उम्र तुम्हें जेल में सड़ना होगा। इस पर फ्रांस बोलता कि हम उस बच्चे के हत्यारे को लेने गए थे। ये सुनकर लोहमैन को यकीन नहीं होता और वो बाथरूम में जाकर अपना सर अच्छी तरह धोकर आता है। फिर वो उससे पूछता तुम उसका क्या करते, जिस पर फ्रांस बोलता कि हम उसे मार डालते क्योंकि उसकी वजह से हमारे सारे उल्टे काम बंद हो चुके थे। लोहमैन बोलता कि अब वो सब कहाँ पर हैं। फ्रांस बोलता कि एक पुरानी बंद फैक्ट्री में। अब हम बेकट को देखते हैं जहाँ वो सबके सामने होता है। ये सभी लोग वो होते हैं जिनका धंधा बेकट की वजह से खराब हो गया था, जबकि ये जगह इनकी अदालत होती है जिसका नाम कंगारू कोर्ट होता है। बेकट को अपनी सफाई के लिए एक वकील दिया जाता है
उसके बाद सब लोगों का मानना होता ये हत्यारा और इसको मौत की सजा देनी चाहिए। मगर बेकट बोलता ये सारी हत्याएं मैंने नहीं करी हैं। रोता हुआ बोलता कि तुम मुझे अपने फायदे के लिए मारना चाहते हो, जबकि तुम असली अपराधी हो। तुम चाहो तो आज से अच्छा काम शुरू कर सकते हो, मगर मेरा क्या, मुझे हमेशा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, जैसे कि मैं खुद को ही ट्रैक कर रहा हूँ। मैं खुद से दूर भागना चाहता हूँ मगर मैं कर नहीं सकता, और मैं कब हत्या कर देता हूँ मुझे पता नहीं चलता। मेरे किए हुए काम को जब मैं पोस्टर में देखता हूँ तब मुझे पता चलता है, लेकिन मेरा विश्वास कौन करेगा। खुद से हमेशा लड़ता रहता हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मगर वहाँ के लोग बेकट की बात नहीं मानते, वो उसे मारने के लिए तैयार रहते हैं। मगर बेकट का वकील उनको समझाता है, बोलता है कि इसे मानसिक बीमारी है और इसका इलाज होना चाहिए, इसलिए इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मगर वहाँ की भीड़ बेकाबू हो चुकी थी, वो किसी भी कीमत में इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। तभी उसी वक्त वहाँ पुलिस आ जाती है। अब जजों का एक समूह बेकट का फैसला करेगा, जबकि बेकट के द्वारा पीड़ित 3 औरतें वहाँ बुलाई जाती हैं, जिसमें एक एल्सी की माँ भी होती है, जो बोलती है कोई भी सजा हमारे बच्चियों को वापस नहीं ला सकती, इसलिए हमें अपने बच्चों पर खुद ही कड़ी नजर रखनी होगी हमेशा के लिए। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं एक अगली नई मूवी में, तब तक के लिए गुड बाय।